एवरीवन, आई वेलकम यू टू द वे टू हील। यार, आज के इस वीडियो में बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं कि बीपीएससी टीआरई प्रिपरेशन आप कैसे शुरू करेंगे। 100% सटीक जो कंटेंट होंगे आपके वो कौन से होंगे। मतलब आप देख रहे हैं, आप सब ने आइडिया लिया है। अगर आपने देखा होगा क्वेश्चन पेपर टीआरई 1 टीआरई 2 में, तो कट ऑफ किस तरह से ज़्यादा हाइक हो रहा है, कट ऑफ किस तरह से बढ़ रहा है, और कंटेंट का हमें कई बार समझ नहीं आता है कि हम कैसे प्रिपरेशन करेंगे। तो उस चीज़ के लिए हम लोग बात करेंगे। और मैंने यहाँ पे लिखा भटकना बंद करें। कई बार अभी जो सिनेरियो है ना, इस सिचुएशन में क्या है कि कंटेंट की कमी नहीं है, कंटेंट बहुत ज़्यादा है, हमें सही कंटेंट चुनना पड़ता है। ये हमारे लिए मुश्किल है, ठीक है। क्योंकि डिजिटल ज़माना है, आप घर बैठे बहुत सारे कंटेंट्स आपके पास अवेलेबल हैं। तो इस पर हम लोग बात करने वाले कि सटीक आपका कंटेंट क्या होगा, कैसे प्रिपरेशन शुरू करेंगे, आप कैसे अपने आप को एक जगह फोकस करके अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। इन चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे कि बैच आप ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, और क्वेश्चंस पूछे कहाँ से जाते हैं बेसिकली, यानी कि वही कंटेंट क्या है आपका, कहाँ से सोर्स ऑफ कंटेंट क्या हो सकता है, किस सोर्स से आप प्रिपरेशन करेंगे, और एनसीईआरटी एससीईआरटी का क्या रोल है, और फिर मेरे तरफ से क्या होगा, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ इस प्रिपरेशन के दौरान, आपको कैसे हेल्प कर सकता हूँ। इन सारी चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो जिन लोगों ने अगर टीआरई 1 दिया होगा और 2 दिया होगा, उन्हें अगर सफलता नहीं मिली है, वहाँ पे फेलियर्स मिला है, तो उनको प्रिपरेशन करने में भी डर लग रहा है, प्रिपरेशन स्टार्ट करने में डर लग रहा है। लेकिन मैं हमेशा से एक बात कहता हूँ, मैं हालांकि बहुत दिन बाद आपके लिए वीडियोस बना रहा हूँ, और होपफुली अब मैं कंटिन्यू करूँगा, मैं भी बताऊँगा अपना प्लान क्या है मेरा। तो मैं एक बात हमेशा से कहता हूँ कि हमारे लाइफ में जो फेलियर्स जो होते हैं ना, हमारी ज़िंदगी में जो भी फेलियर्स आते हैं ना, ये स्पीड ब्रेकर की तरह होता है, जो कि हमारी स्पीड को कुछ टाइम के लिए ज़रूर रोक देता है, लेकिन हमें कामयाब होने से या हमें मेहनत करने से नहीं रोक सकता है। जब आप क्या करते हो, जब जो लोग बाइक चलाते होंगे, आप रोड पे जाते हो बस से, कार से, स्कूटी से, तो आप ज़रूर देखते हो कि कहीं अगर आपके सामने इस स्पीड ब्रेकर आ गया, यानी कि ब्रेकर आ जाता है रोड पे, तो आप क्या करते हो, वहाँ अपनी स्पीड को स्लो कर देते हो थोड़ा। उस ब्रेकर को पार करने के बाद फिर आप अपनी स्पीड पे आ जाते हो, आप अपने पेस पे आ जाते हो। तो यही आपको अपने प्रिपरेशन में और अपनी लाइफ में भी करना है। नॉट ओनली प्रिपरेशन, जब आप जॉब पे होंगे, जब आप कोई बिजनेस कर रहे होंगे, स्टूडेंट हैं, आप जो भी कर रहे हैं ना, तो जो फेलियर्स हमें मिलता है ना, तो वो स्पीड ब्रेकर की तरह होता है। इसके बाद हमें अपनी दुगुनी तिनगुनी रफ्तार से फिर अपनी मंजिल की तरफ भागनी होती है। तो यही काम हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो सटीक कंटेंट की बात करेंगे, और मैं उससे पहले आपको क्या कहूँगा कि आप ना इधर उधर जाना छोड़ देंगे, 100 लोगों को फॉलो करना, 100 लोगों के कंटेंट को फॉलो करना, 100 किताबों को फॉलो करना, तो बहुत ज़्यादा आप करीब होंगे अपने सिलेक्शन की, अपनी कामयाबी की तरफ। क्योंकि होता क्या है ना, जब हम बहुत ज़्यादा कंटेंट पढ़ते हैं ना, तो ये हमें दिक्कत कर जाती है। हम 1-2 कंटेंट पढ़ें, उसको बार बार रिविज़न करें, अच्छे से करें, अपने स्किल्स को मास्टर्स करेंगे अगर, तो हम इस पर अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं अब कहूँगा कि आप बैच ले सकते हैं नहीं बीपीएससी के लिए, और मेरा क्या रोल होगा, मैं आपके लिए कैसे हेल्प करने वाला, क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाते हैं, सबसे पहले हम लोग इस पे बात करने वाले हैं। देखिए, आपने टीआरई 1 टीआरई 2 में देख लिया है कि बैच का फ़ायदा तभी होगा जब वो लोग आपको एनसीईआरटी पढ़ाएंगे। बेसिकली एनसीईआरटीज़ आपको लाइन बाय लाइन पढ़ने, मतलब एक एक लाइन एनसीईआरटी के हमें पढ़ने पड़ेंगे, तभी जा करके कुछ हो सकता है। मैं कई सवाल दिखाऊंगा, आज तो नहीं, मैं कल वीडियो बना दूंगा कि क्वेश्चंस कैसे, एक एक लाइन का एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट लेके दिखा दूंगा, या आप क्वेश्चन पेपर खुद देखना, और 6 से लेकर के बहुत नहीं तो 10 तक, 8 तक, 6, 7 की बुक्स को देखना, आप बहुत सारे क्वेश्चंस आपको वहाँ लाइन बाय लाइन मिल जाएंगे। तो ये बात तो क्लियर है कि हमें क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं भाई। तो हमारा क्वेश्चन जो आता है ना, वो एनसीईआरटी से आते हैं। तो एनसीईआरटी और एससीईआरटी का रोल क्या होगा कि 100% मतलब इसी का रोल आप मान लो कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी को, जीएस के लिए मैं बता रहा हूँ कि आपको ये पूरा का पूरा करना ही पड़ेगा, उसके अलावा तो कुछ हो नहीं सकता है। तो एनसीईआरटी एससीईआरटी करने हैं, चाहे तो एक कर लो, दोनों। मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि एनसीईआरटी कर लो पहले, फिर एससीईआरटी कर लो, मतलब दोनों चीज़ें कर लो। करनी कैसे, लाइन बाय लाइन, एक एक चीज़ें डिट्टो लाइन बाय लाइन हमें पढ़नी है। इसके लिए क्या होगा, जब आप एनसीईआरटी खोलोगे ना, तो आपको इश्यूज़ आने लगेगा, मतलब आपको समझ नहीं आएगा कैसे करें। तो सबसे पहले हम लोग जीएस की बात करें। जीएस में ये सारी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ, करंट अफेयर को फिलहाल छोड़ रहा हूँ, मैं मैथ्स छोड़ रहा हूँ, रीजनिंग भी यहाँ पे आएगा, इसको भी अभी मैं छोड़ रहा हूँ, छोड़ नहीं रहा हूँ, मतलब बात करूँगा, लेकिन थोड़ा सा रुक के हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले जीएस में बात करते हैं हम लोग जो सोशल साइंस के पोर्शंस और साइंस के पोर्शंस हैं। यहाँ पे हम लोग 6 to 10th की एनसीईआरटीज़ अगर कर लेते हैं, कुछ चीज़ें 12th की भी करनी पड़ेगी, वो बताऊंगा मैं। 6 to 10th की लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी एससीईआरटीज़ कर लेते हो तो हमारा काम हो जाएगा। करंट अफेयर के लिए भी मैं अभी बात करूँगा, मैथ्स और रीजनिंग के लिए बात करूँगा। देखिए, तो व्हाट आई कैन डू फॉर यू, मैं क्या सोच रहा हूँ कि हम लोग एनसीईआरटी से शुरू करेंगे अपना प्रिपरेशन। आज से ही मैं आपको वीडियो दे दूंगा, ज्योग्राफी क्लास 6 की चैप्टर नंबर 1 का वीडियो दूंगा मैं आपको। देखिए, मेरा प्लान क्या है कि 6 से 8 तक की मैं पहले कराऊँ,
जैसे कि मैं अगर ज्योग्राफी शुरू कर रहा हूँ तो ज्योग्राफी चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, 6 का पढ़ा दूँ। इस तरह से मतलब सारे चैप्टर पढ़ा के फिर 7 की ज्योग्राफी शुरू करूँ, फिर 8 की ज्योग्राफी शुरू करूँ, ठीक है। और हर एक चैप्टर के बाद मैं आपको बहुत सारा MCQs कराने वाला हूँ, 20, 50, 100 जितने भी मेरे पास अवेलेबल होंगे, जो मैं कर सकता हूँ आपके लिए, वो चीज़ें मैं करने वाला हूँ। हम लोग साथ साथ मिलकर के प्रिपरेशन करेंगे। तो चैप्टर 1 अगर हमारा ज्योग्राफी का खत्म हुआ, उसमें हम लोग MCQs बहुत सारा कर लेंगे, ठीक है। फिर इस तरह से चैप्टर 2, चैप्टर 3 इस तरह से करेंगे हम लोग। फिर 7 की, फिर 8 की, 8 तक हम लोग पहले करेंगे एक सब्जेक्ट, फिर पॉलिटी या हिस्ट्री शुरू करेंगे 6 की, फिर 7 की, फिर 8 की, उन सब के चैप्टर वाइज MCQs भी करते हुए चलेंगे। फिर इसी तरह से ज्योग्राफी शुरू करेंगे। जब 6, 7, 8 की हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और साइंस ये सब खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग 9, 10 की तरफ बढ़ेंगे। 9, 10 को भी हम लोग इसी तरह से खत्म करेंगे। फिर कुछ सब्जेक्ट्स जो मुझे लगेगा वो मैं आपको 11, 12 का भी कराऊंगा। इसके साथ साथ क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसे कि मॉडर्न के टॉपिक्स हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में डिफरेंट टॉपिक्स हैं, पत्र पत्रिकाएँ होती हैं, या फिर आप कांग्रेस का कह लो, 1857 का रिवोल्ट और कांग्रेस के बारे में, या फिर जैनिज्म, बुद्धिज़्म के बारे में, इसको हम लोग अलग से भी पढ़ने वाले हैं। और बिहार स्पेशल के लिए भी हम लोग अलग से कुछ करने वाले हैं। तो हम लोग प्रिपरेशन को धीरे धीरे NCERT के रूल को फॉलो करते हुए, और NCERT पढ़ने का तरीका होगा ना, आप देखना वो अलग होगा। ऐसे नहीं कि एक एक ये कुछ उठाया मैंने टॉपिक आपको एक्सप्लेन किया, एक एक लाइन मैं आपसे खुद से पढ़वाऊँगा, खुद आपको वहाँ पे हाईलाइट करना है, उसको नोट्स बनाने हैं, या फिर मैं तो कहूँगा बुक में लिख दो। आपके पास अगर हार्ड कॉपी है तो बुक में लिख दो, एक एक चीज़ें नोट करो, अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है, तब जाकर के कुछ हो सकता है। अब करंट अफेयर की बात है तो जो भी चीज़ें होगा ना, मतलब जब इंसान पे पढ़ती है तो कर ही लेते हैं। जो भी चीज़ें हमें करनी होगी, जो भी हथकंडे अपनाने होंगे, हमें अपनाना पड़ेगा। करंट अफेयर के लिए हम लोग पर डे कभी पढ़ सकते हैं, या फिर मंथली जो करंट अफेयर्स आता है अलग अलग डिफरेंट बुक के, या तो स्पीडी या और जो भी बुक्स हैं हमारे पास, उससे हम लोग करंट अफेयर को अच्छे से करेंगे। बिहार का एग्जाम है तो हम लोग प्रीफर करेंगे कि बिहार की कोई बुक्स हो तो अच्छी बात है। और मैथ्स के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा वेट करना, मैं आपको ऐसे सटीक कंटेंट दे दूंगा ना। आप BPSC तो क्या, मतलब BPSC TRE क्या, आप किसी भी एग्ज़ाम में कर लेंगे। मतलब DSSB में आप इजीली कर लेंगे, आप KVS में इजीली कर लेंगे, आप BPSC TRE में इजीली कर लेंगे मैथ्स के क्वेश्चंस। SSC की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो कि वहाँ लेवल थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो मैं ये नहीं कह सकता कि हाँ इसी लेवल पे हो जाएगा, लेकिन हाँ कंटेंट उतने ही रहेंगे। और जो कंटेंट का लेवल हो सकता है थोड़ा कम हो, जो टीचिंग एग्जाम में आप कहीं नहीं रुकेगा आपका। CTET तो बहुत हल्का ही आता है, मतलब अगर पेपर 1 की बात करें, CTET पेपर 2 में आपके काम आ जाएंगे, KVS TRE, इन सब के लिए इस तरह से मैं कंटेंट देने वाला हूँ आपको। आप देखना कि ये सारी चीज़ें इशू रिजॉल्व हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो वो हम लोग कर लेंगे मिल करके, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमें करने की ज़रूरत है। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, NCERTs पे बहुत ज़्यादा जोर देना पड़ेगा, और वो मैं आज के लिए मैं आपके लिए आज से ही ला रहा हूँ, ठीक है। NCERTs हम लोग आज से शुरू करेंगे, और बहुत अच्छे से बेहतरीन तरीके से लाइन बाय लाइन एक एक टॉपिक को, एक एक कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर करके हम लोग NCERTs को करने वाले हैं। फिर हम लोग धीरे धीरे बाकी चीज़ें उठाएंगे। और प्रैक्टिस सेट आप चाहो तो अभी से करना, लेकिन मैं क्या कहूँगा, प्रैक्टिस सेट का रोल ना बहुत ज़्यादा है, मतलब प्लस प्लस करते जाओ, बहुत ज़्यादा है। एक मतलब मैं ये कहता हूँ ना कि इतना जब टाइम है तो कोई पासा छोड़ क्यों रहे हो आप। मतलब सारी चीज़ें अभी 6, 7 महीने, 8 महीने में जितने भी मार्केट में सेट आते हैं, बस आपको ये देखना कि उसमें गलतियाँ कम हो, मिस्टेक्स कम हो, और हो भी तो आप इतनी तैयारी कर लो, इतना पढ़ लो कि वो सब चीज़ें आप पकड़ लो कि हाँ ये गलती है। तो सारे के सारे प्रैक्टिस सेट को करने। लेकिन मैं क्या कहता हूँ, NCERT SCERTs के बाद आप करो तो बेहतर है, वरना आप अभी से भी कर सकते हो। तो इन चीज़ों को हम लोग करेंगे होपफुली। कि बहुत सारी चीज़ें मुझे बतानी थी, अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन NCERTs को हम लोग बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं। उसके सारे MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होते हैं, उसको अच्छे से कवर करने वाले हैं। और मैं होपफुली आज से आपकी क्लास शुरू कर दूंगा। ज्योग्राफी का वीडियो आज आपके लिए लेके आऊँगा, साथ में मिलकर तैयारी करेंगे और अच्छे से करेंगे। और बहुत टाइम है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि फेलियर्स आने के बाद आप बहुत डाउन चले जाते हो। अगर आपकी ज़िंदगी यहाँ है ना, यहाँ की आपकी ज़िंदगी आप हो, तो यहाँ से बहुत खाई में नीचे गिर जाते हो आप जब आपको फेलियर आता है, ठीक है। जब सक्सेस मिलता है ना, बहुत ऊपर चले जाते हो, फिर आप सोचते हो बड़ा एग्जाम भी फोड़ दूंगा। लेकिन अभी आपके लेवल के भी जो एग्जाम्स है ना, वो भी आप फोड़ने की हिम्मत नहीं होती है आपकी, आपको प्रिपरेशन करने का मन नहीं होता है, एक डर होता है। तो ऑब्वियसली ये डर स्वाभाविक है, ये होना भी चाहिए, लेकिन इसको हावी नहीं होने देना है अपने ऊपर कि हम प्रिपरेशन ही शुरू ना कर पाए। बहुत टाइम बाद मैं आपके लिए वीडियोस ला रहा हूँ, लेकिन मैं अब लाते रहूँगा होपफुली। मैं हर बार वादा करता हूँ, लेकिन इस बार भी कर रहा हूँ, और इस बार मैं पूरा करूँगा होपफुली आपके लिए। तो बस इतना ही कहना था। प्रिपरेशन जल्दी शुरू करेंगे, आज से ही शुरू करते हैं, और सब चीज़ें अच्छे से हम लोग करने वाले हैं। सो दैट इज़ फॉर टुडे। प्लीज़ स्टे कनेक्टेड, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।